बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 पाठ 5 पाठ का नाम है ग्रामश्री। रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के एक सुकुमार कवि माने जाते हैं और इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अर्थात जब ये अध्यापन कार्य कर ही रहे थे, अध्ययन कार्य, तब उसी समय महात्मा गांधी ने अपने देश के नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कहा, तो उनके आह्वान पर ये कॉलेज छोड़ दिया इन्होंने और उस संग्राम में भाग ले लिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज, अर्थात उनकी कविता का विस्तार 1916 से 1977 तक रहा। सन 1977 में उनका देहावसान, अर्थात 1970 में परलोक सिधारा। तो ये था अभी आपका रचनाकार के बारे में थोड़ा विस्तार। अब देखिए ग्रामश्री। ग्रामश्री का मतलब है कि गांव की सुंदरता उन्होंने जो देखी और जिसका उन्होंने सचल वर्णन किया उसका है। इस कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है कि खेतों में दूर तक लहराती हुई फसलें, अर्थात गांव में आप चले जाए तो दूर दूर तक आपको फसलें लहराती हुई दिखाई देती। फल और फूलों से लगी हुई पेड़ों की जाति, चारों तरफ फलदार वृक्ष लगे हुए हैं जिनमें लगी हुई फल और फूलों के चारों तरफ वातावरण सुंदर दिखाई देता है। और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। अर्थात जिस क्षेत्र में गए वहाँ दूर दूर तक गंगा की फैली हुई थी, अर्थात गंगा के किनारे का वर्णन उन्होंने किया है। उसी रोमांच को अभिव्यक्त करते हुए पंत जी कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल। तो कवि ने ग्राम्य संस्कृति और फसलों से भरपूर ग्रामीण प्रगति का परिवेश अत्यंत मनमोहक और सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। फसलों को विस्तृत हरितमा से आविष्टित प्रगति का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक फसलों की मखमली कोमल हरियाली फैली, अर्थात चारों तरफ हरी हरी घास और फसलों जो वो हरी हरी होती हैं तो चारों तरफ फैली हुई। लिपटी जिनसे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाती थी। और उस हरियाली में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, अर्थात प्रातः का जब धूप निकलती है उन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो इस प्रकार दिखाई देती हैं जैसे उस चांदी के समान सफेद जाली उस पर लपेट दी गई हो। अर्थात हरी घास धूप से चमकदार दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे चांदी की किरणें उन पर चारों ओर लिपट गई। तिनकों के हरे हरे तन पर फिर हरित रुधिर है रहा था। कवि तिनकों के हरे तन वाला बताते हुए कि तिनके कैसे हैं, हरे रंग वाले, बहता और उनकी नसों में जैसे हरे रंग का खून बह रहा हो, इस प्रकार धूप में वो पौधे दिखाई दे रहे हैं। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील कि हरित तन वाले इन तिनकों में हरियाली इस तरह समा गई है जैसे नसों में बहता हुआ खून। और फसलों की हरितमा से सांवली हुई धरती, ऊपर आकाश का कभी न धूमिल पड़ने वाला नीलवर्ण फलक, अर्थात जो आकाश नीला है, जो कभी भी उसका अपना रंग परिवर्तन नहीं करता, इस प्रकार झुका हुआ है मानो नीचे झुककर धरती को छू लेना चाहता है। अर्थात दूसरे देखने पर प्रकृति इस प्रकार दिखाई देती है कि हरे रंग को छूने के लिए, अर्थात हरियाली को छूने के लिए ये नीले रंग का आकार पृथ्वी की ओर झुका चला रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। उन्होंने पहले तो ये किया, अब वो कहते इन पंक्तियों में कई बार पंत जी ने फसलों में लग रही बालियां, सरसों के पीले फूलों और अलसी के नीले फूलों की शोभा का वर्णन किया है।
इनसे युक्त हो जाने पर धरती सस्य श्यामला दिखाई देती है। उसी का वर्णन इसमें किया है, रोमांच सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं। अर्थात जो फसलों में, खेतों में गेहूं और जौ के पौधे लगे हुए हैं, जब उनमें बाली आ रही है, अर्थात बालें निकल रही हैं धीमे धीमे, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। रोमांच सी लगती है, अर्थात उसको देखकर, बालियों को देखकर ये पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। अरहर सनई की सोने की किंकनियां हैं शोभा। अरहर और सनई, इनकी जो धीमे धीमे बालियां निकली हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कोई कण भर दिए गए हों, जो दूर से देखने में शोभायमान होते हैं, अर्थात हवा चलने से वो इधर उधर हिलते हैं। उड़ती भीनी तैलात गण, फूली सरसों पीली। खेतों में जो सरसों के पौधे लगे हुए हैं, तो वो अपनी महक चारों ओर छोड़ रहे हैं, अर्थात उनसे भीनी भीनी, ऐसा लग रहा है तेल युक्त पौधों की सुगंध जैसे चारों ओर फैल रही हो। अर्थात जब हवा चलती है तो सरसों की फूल की सुगंध दूर दूर तक लोगों के मन को आह्लादित करती है। लो हरित धारा से झांक रही नीलम की कली तीसी निकली। तीसी कहलाती है अलसी, उसके फूल कैसे होते हैं? नीले रंग। तो कवि कहता है कि गेहूं और जौ के पौधों में जो नवविकसित बालियां हैं और सनई की पकी हुई फसलों की फलियों के बीच में जो हवा में हिलकर बज उठने वाले गोल सुनहरे दाने हैं, अर्थात कुछ फलियां सूख जाती हैं तो बजने लगती हैं, हवा के अनुसार वो इधर से उधर हटती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर स्वर निकल रहा हो। तो हरी हरी धरती से निकलने वाले नीले रंग के फूल, सजालू तीसी के छोटे छोटे पौधे, अर्थात अलसी के जो छोटे छोटे पौधे, क्योंकि अलसी की पौध बड़ी नहीं होती बल्कि छोटी ही होती है, और पेड़ सरसों वगैरह के बड़े होते हैं, लेकिन तीसी के पौधे छोटे ही होते हैं। तो उनमें जो नीले रंग के फूल लगे हुए हैं, इन सबका एकत्र सौंदर्य साधारण मनुष्य देखकर हमारे मनुष्य और धरती रोमांचित हो जाती है, पुलक और प्रसन्नता से भर जाती है। अर्थात इस दृश्य को देखकर धरती भी अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने लगती है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटक। इन पंक्तियों में कवि ने फसलों की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि उसमें मौसम के कारण आए परिवर्तनों को रेखांकित किया, कि मौसम के बदलने के साथ फसलों में कैसा परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया है। अर्थात मटर के फलियों से लदे पौधे और फूलों की शोभा का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर। मटर के फूल और शंखाकार फलियों से युक्त पौधे ऐसे लग रहे हैं मानो विस्तृत फल राशि के बीच रंग बिरंगे फूलों को लिए खेतों में खड़ी हंस रही। अर्थात फसलों से युक्त जो हरे रंग की है उनमें फलियां भी लगी हुई और कुछ फूल खिले हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो स्वयं अपनी मुस्कान को प्रकट कर रहे हों। तो मखमली पेटियों से लटकी छीनियां छिपाई बीज लड़ी। बीजों की लड़ी को अपने में समेटी हुई मटर की फलियां मखमल के समान मुलायम, ये मटर के पौधों पर थैलियों के समान लटक रही। जैसे मखमल की छोटी छोटी थैलियां हों, इसी प्रकार मटर के पौधे पर ये मटर की फलियां लटक रही हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अनेक प्रकार की तितलियां लाल, हरी, पीली, चितकबरी, अनेक रंगों से युक्त तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हैं और उनका रसास्वादन कर रही हैं। तो वो इस प्रकार लग रही हैं कि फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़ उड़ ग्रंथों से झुमते। तो जब ये तितलियां एक फूल से दूसरे पेड़ पर जाती हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये रंग बिरंगे फूल स्वयं ही
अपने व्रतों से उठकर दूसरे पास चले जाते हैं। अर्थात तितलियों को स्वयं फूलों की उपमा देता है और कहता है कि जैसे तितलियां उड़कर दूसरे पौधे पर जाती हैं, तो उसी प्रकार ऐसा लगता है जैसे एक पौधे का व्रत उड़कर दूसरे पौधे के पास जा रहा हो। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आमृतर की डाली। इन पंक्तियों में फलदार वृक्षों का वर्णन और उनके प्राकृतिक विकास के परिवर्तन को चित्रित किया गया है। इसका चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लग गई आम तर की डाली। गांव की धरती केवल फसलों के सौंदर्य से मंडित नहीं, अपितु बाग बगीचों में उगे हुए आम के वृक्षों की डालियां भी अब गौर से लग गई। अर्थात आम के वृक्ष पर अब छोटे छोटे फल भी आने लगे, जिन्हें हम गौर कहते हैं। झर रहे ढाक पीपल के दर हो उठी कोकिला मत। तो बसंत के मौसम आ जाने पर ढाक और पीपल के जो पीले पत्ते होते हैं वो धीमे धीमे नीचे गिरने लगते हैं, अर्थात उनका पतझड़ होने लगता है। जब ये आता है तो पहले पतझड़ होता है, इसके बाद फिर नए नए पत्ते ऊपर आते हैं। तो ये पत्ते झड़कर न क्या होता है, महके कटहल मुकुलित जामुन हो उठी कोकिला मतवा। तो बसंती मौसम के आ जाने के कारण इन वृक्षों में नए नए पत्ते विकसित होने लगते हैं। आम्रवन की रजत स्वर्ण मंजरियों को देखकर, अर्थात आम के पेड़ पर लगी हुई वारों को देखकर ये कोयल भी मतवाली होकर गाने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी। तो कटहल के वृक्ष फल आने के कारण महक उठे हैं, अर्थात जो फल के आने पर पुष्प खिलते हैं उनसे चारों ओर महक उनकी फैल जाती है। और जामुन के गुच्छे मुकुलित होने लगते हैं, अर्थात धीमे धीमे गुच्छों के रूप में वो निकलना प्रारंभ होते हैं। जैसे इन वृक्षों में फल आ गए हैं, वैसे ही जंगल में झरबेरी के पेड़ों में झरबेरी के गुच्छे फल कर लटक रहे हैं। अर्थात झरबेरी एक छोटी सी झाड़ी होती है जिसमें छोटे छोटे लाल रंग के पेड़ लगते हैं, उसे झरबेरी कहते हैं। तो उस झरबेरी में भी छोटे छोटे फल आ चुके हैं। फूले आलू नींबू दालिम, आलू गोभी बैगन। अर्थात इन सबकी भांति ही आलू, नींबू और अनार के पेड़ों में फल के पूर्व आने वाले फूल लग गए। अर्थात फल से पहले जैसे फूल आते हैं तो इन पौधों में भी अब फूल आने लगे हैं, अर्थात फल आने की संभावना व्यक्त होने लगी है। हाँ, इन महीनों में आलू, गोभी, बैगन और मूली भी अपने वांछित विकास को प्राप्त कर लेते हैं, यानी इनका विकास भी क्रमिक होने लगता है, अर्थात गोभी बढ़ने लगती है और आलू की विकास भी होने लगता है। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चिट्ठियां। इन पंक्तियों में कवि खेतों और बगीचों में उगे फल सब्जियों की मनमोहक सौंदर्य का वर्णन करता है और किस प्रकार प्राकृतिक विकास का हुआ है उसका चक्षुषा वर्णन करते हुए कहते हैं, पंडित कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्ठियां। पीले अमरूद अब मीठे और लाल चिट्ठियों वाले हो गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली सी तब की डाल। अर्थात पहले की अपेक्षा उनमें अधिक माधुर्य और सौंदर्य जमा गया है, अर्थात उसमें मिठास आ चुकी है। बेर भी पक गए हैं और आंवले की डालों पर बहुत से फल गुच्छों के रूप में लटक गए हैं, अर्थात आंवले के वृक्ष भी अपने फलों से लद गए हैं। लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। कहीं कहीं खेतों में हरी पालक लहलहा रही है तो कहीं धनिया की भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही है। कहीं मखमल से के समान ये फलियां फैली हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अर्थात जो टमाटर धीमे धीमे
जो हरे रंग के लगे हुए थे, अब वो भी हरे रंग से अपना रंग बदलने लगे, अर्थात टमाटर भी लाल हो गए हैं। मिर्च के गुच्छों को देखकर कवि की कल्पना है कि बीजों से भरी हुई हरी थैली के रूप में प्रस्तुत करती है, जो अब धीरे धीरे लाल थैली के रूप में बदल जाती है। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। कवि खेतों और बगीचों से आगे बढ़कर अब गंगा के तट पर आ गया है। लहरों के आने जाने से किनारे के बालू पर लगे निशानों को बालू के सांप कहकर संबोधित करता हुआ वह कहता है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी, गंगा की रेती जो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सतरंगी बनकर चमक रही है, अर्थात जब पानी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसका वर्णन उन्होंने किया है। वह बालू से सांपों से अंकित, उसके चारों ओर सरपत की घनी झाड़ियां और तट पर तरबूजों के खेत बड़े सुंदर होते हैं। आपने देखा हो तरबूज नदी किनारे ही लगाए जाते हैं, तो वहाँ कुछ झाड़ियां और तरबूजों की बेलें चारों ओर फैली हुई हैं। उसका उन्होंने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। अंगुली की कंघी से बगले कलगी समारते हैं और जल में अपने पैर पर खड़े रहकर बगले, ऐसा लगता है जैसे वो अपने कलगी को संभाल रहे हैं, यानी बार बार ऊपर और नीचे कर रहे हैं। तीर्थी जल में सुरखा पुलिन पर मगरौठी रहती है। तीर्थी जल में सुरखा पक्षी जो जल में तैरता हुआ लहरों का आनंद ले रहा है, और किनारे पर मगरौठी नाम की चिड़िया ऐसी बैठी है जैसे सो रही है, अर्थात वो भी प्रकृति का आनंद ले रही है। अब अंतिम है हंसमुख हरियाली हिम आटप सुख से अलसाई से सोए। तो कविता की इन पंक्तियों में सुमित्रा पंत ने बताया है कि हरियाली को अपने अंक में समेटे वसंत के इस मादक मौसम में गांव का संपूर्ण दृश्य कैसा लगता है, अर्थात वसंत ऋतु आने पर गांव में वृक्षों और फसलों में कैसी सुंदरता फैल जाती है, इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। हंसमुख हरियाली हिम आटप, तो कवि कहता है कि रात की भीगी होने के कारण अंधियारी अर्थात सुख आलस के कारण उत्पन्न होने वाली आलस, अर्थात रात के आने पर जिस प्रकार हमें आलस आने लगता है और हम सुख की नींद सोना चाहते हैं, उसी प्रकार का आनंद श्री युक्त हंसमुख हरियाली को धारण करने वाली फसलें, अर्थात जो खेतों में लहरा रही हैं, इस प्रकार की हरियाली वाली फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में कोई मिसी रह गई। तो भीगी अंधियारी में निष्की तारक सपनों में सोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आता, अर्थात फसलें जैसे रात और तारों के सपनों में खोई रहती हैं और पन्ने जैसी हर छवि वाली, यह है मरकट मान पन्ना, और पन्ने जैसी हर छवि वाली इन फसलों को धारण करने वाली धरती वाला गांव पन्ने के डिब्बे जैसा लगता है, अर्थात चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, बीच में ये गांव है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी डिब्बी में किसी नीलम को या पन्ने को रख दिया हो जो सूर्य की किरणों से चमक उठता है। इस मरकट डिब्बे से गांव के ऊपर नीला आकाश ऐसे छाया है जैसे नीलम का छाया, अर्थात गांव के जो कि पन्ने के समान है और इसके ऊपर जो नीला आकाश छाया हुआ है वो इस प्रकार लग रहा है जैसे नीलम इसके ऊपर छा दिया गया हो या इसके ऊपर रख दिया हो। अनुपय शोभा युक्त गांव की यह स्निग्ध छटा, निरुपम निष्मा हिमांत में निस्निग्ध शांत निज शोभा से हटता जन्म, अर्थात अपनी अनोखी शोभा से गांव का यह स्निग्ध और शांत जीवन इस वासंती मौसम में अपनी सुंदरता से लोगों का मन हर लेने वाली है, अर्थात गांव का उन्होंने बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पाठ समाप्त होता है। फिर आगे का नमस्कार।